So hey guys, welcome back. This is Anmol Shugla and a very warm welcome to my YouTube channel History with me. In today's lecture, we're going to talk about a very important topic जो कि इकोनॉमिक्स क्या है ये बताने में काफ़ी हेल्पफुल है. इकोनॉमिक्स के नेचर को एक्सप्लेन करेगा ये टॉपिक. सो इससे पहले एक लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ. अभी मैंने शुरुआत की है मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की. इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना करें. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप चैनल में नए हैं. साथ ही कई सारे आप लोगों में से कई लोग अभी भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है. आपको बस उस लिंक को क्लिक करना है एंड यू विल रीच टू द नोट्स चैनल और आई कैन से द टेलीग्राम चैनल ऑफ हिस्ट्री विद मी, जहाँ पर आपको नोट्स जो है वो अवेलेबल हो जाते हैं आफ्टर द लेक्चर इज ओवर. सो आई होप इतना काम आप कर लेंगे. So with this, let's start nature of economics. And I really thank you to all of you, क्योंकि being very honest, आप लोगों ने जो सपोर्ट दिया है उतना सोचा नहीं था मैंने. फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट को आपने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है और लगातार आप दे रहे हैं. तो इस तरीके का प्यार जो है वो मोटिवेट करता है कि मैं और सारी वीडियोज़ सारे के सारे जो है इस तरीके के बहुत सारे प्लेलिस्ट मैं लेके आऊँ. जैसे फंडामेंटल्स ऑफ मैनेजमेंट लेके आया, इकोनॉमिक्स के लिए मैनेजरियल ऑफ इकोनॉमिक्स में काम कर रहा हूँ. ठीक उसी तरीके से बिजनेस रिलेटेड हर लेक्चर मैं अपलोड करता रहूँगा. सो इस तरीके का सपोर्ट मुझे देते रहिए. थैंक यू, आई एम ग्रेटफुल. सो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. देखो, इकोनॉमिक्स को अगर हमें समझना है तो हमें समझना होगा साइंस और आर्ट को. मैं आपको साइंस और न्यूटन की लॉज वगैरह ये सब नहीं पढ़ाने वाला. मैं आपको जस्ट बताना चाहता हूं कि हम साइंस में किस तरीके से स्टडी करते हैं, या हम आर्ट की जब हम बात करते हैं तो क्या है आर्ट. तो समझो इस बात को. देखो, साइंस में हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं. साइंस में ऐसा भी नहीं होता कि हम बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं. सो यू नो एवरीथिंग गोज विद लॉजिक. हम लॉजिक के साथ बात करते हैं, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पर ध्यान देते हैं. जब हम बात करते हैं साइंस की तो हम बात करते हैं मेथडोलॉजी की. लेकिन जब हम बात करते हैं आर्ट की तो उन मेथड्स को अप्लाई कैसे किया जाए प्रैक्टिकली, वो हो जाती है आर्ट. यानी कि आर्ट जो है ये देखती है कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को, कि भाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से साइंस ने डील कर लिया है, अब उन मेथड्स को अप्लाई कैसे किया जाए स्किलफुल तरीके से, ये आर्ट में आता है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट साइंस, साइंस मींस फैक्ट्स, साइंस मींस सिस्टमैटिक स्टडी, साइंस मींस लॉजिक. दैट इज द theoretical aspects. But when we talk about arts, how you are actually gonna apply those methods, that is what art is. So theoretical aspect से साइंस डील करती है. आर्ट जो है ये उन मेथड्स को, उन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई किया जाए, एप्लीकेशन पार्ट, वो आ जाता है आर्ट में. एग्जाम्पल के लिए न्यूटन की लॉज होती है, हमें पता है. जैसे न्यूटन की थर्ड लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, कि भाई हर एक्शन का एक इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा. इफ आई एम गोना अब्यूज यू, यू आर गोना अब्यूज मी बैक, बिकॉज एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. इफ आई एम गोइंग टू पैडल द साइकिल इज गोइंग टू मूव फॉरवर्ड. डेफिनेटली अगर बोट में मैं इस तरीके से कर रहा हूं तो बोट का पीछे वाला हिस्सा तो पीछे जा रहा है बट बोट आगे जाएगी. To every action, there is an equal and opposite reaction. You need to understand this. How you walk, equal and opposite reaction. आप एक पैर पीछे करते हो तभी तो आगे बढ़ पाते हो. समझने की कोशिश कर रहे हो. से न्यूटन की थर्ड लॉ थी. साइंस से ही पढ़ा रहा, मैं बताना चाहता हूँ. तो भाई थियोरेटिकल एस्पेक्ट हमने साइंस में देख लिया. अब जब मैं इस थियोरेटिकल एस्पेक्ट को प्रैक्टिकली आजमाऊं कि भैया टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, न्यूटन भाई साहब ने बात तो ठीक करी, बट अप्लाई करने की बात आ जाती है जब तो हम बात करते हैं आर्ट की. भाई ये मेथड है, ये थियोरेटिकल एस्पेक्ट था, अब उसको प्रैक्टिकली हमें देखना है कि भाई बोट आगे बढ़ रही है और हम उसको जो उसमें स्टिक टाइप की होती है वो पीछे कर रहे हैं.
एक पैर पीछे कर रहे हैं तभी हम आगे जा रहे हैं, और इस तरीके से हम वॉक कर पा रहे हैं, रन कर पा रहे हैं। तो साइंस ने डील किया विद द थियोरेटिकल एस्पेक्ट, और जैसे ही मैंने उसे अप्लाई किया दैट बिकम्स एन आर्ट। सो आई होप ये डिस्टिंक्शन आपको क्लियर है बिटवीन साइंस एंड आर्ट। And once this distinction between science and art is clear to you, nature of economics is nothing. It's very easy. Why it is easy? Let's understand now. Come to the topic now. Economics as a science. तो जिस प्रकार से साइंस में हम एक ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करते हैं चीज़ों की, हम सारे थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स देखते हैं, हम एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, साथ ही हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं कि इस चीज का रीजन क्या है, या ये अगर कॉज है तो इसका इफेक्ट क्या होगा। ये सारी चीजें हम साइंस में देखते हैं कि भाई पेंडुलम स्विंग करा रहे हैं तो इसकी मीन पोजीशन से कितना मूव किया। इस तरीके से हम बहुत सारी जगहों पर हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। ठीक उसी तरीके से, ठीक उसी प्रकार से इकोनॉमिक्स भी एक सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइज्ड स्टडी है जिसमें हम वेरियस टर्म्स और वेरियस वेरिएबल्स की स्टडी करते हैं। साथ ही हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप भी देखने को मिलती है हमें, जैसे कि एक साधारण सा एग्जांपल डिमांड और सप्लाई का मैंने यहाँ पर दिया है। अब डिमांड और सप्लाई एक बहुत बड़ा एग्जांपल है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप का, क्योंकि सप्लाई या डिमांड के चेंज हो जाने से, है ना, सप्लाई के चेंज हो जाने से डिमांड पर फर्क पड़ेगा, डिमांड के चेंज हो जाने पर सप्लाई पर चेंज करेगा। तो एक के चेंज होने की वजह से दूसरे पर इफेक्ट आ रहा है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जरूर देखने को मिल रही है यहाँ पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं सप्लाई कम कर दूं, यानी कि अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो तैयार है एकदम सेल करने के लिए आप, ठीक है, वो होती है सप्लाई। तो अगर आप सप्लाई बढ़ा दें लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई विलिंगनेस टू बाय लोगों की वो तो लगातार कम हो रही है, दैट इज डिमांड कम हो रही है, तो सप्लाई बढ़ाने का फायदा क्या है ना। फायदा चलो आपने बढ़ा भी दी, सप्लाई बढ़ा दी और डिमांड कम है, तो अल्टीमेटली जब सप्लाई आपने बढ़ा दी, डिमांड उसकी इतनी है नहीं आपके प्रोडक्ट को, आप यही चाहोगे ना कि भाई जल्दी से जल्दी मेरा प्रोडक्ट बिके, जो भी दाम मिल रहा है मिल जाए। यानी कि अल्टीमेटली प्रोडक्ट के प्राइस पर इफेक्ट क्या पड़ेगा कि प्राइस कम हो जाएगा। तो एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हुई कि नहीं। सो जिस प्रकार से साइंस में हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखते हैं, एक सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड स्टडी करते हैं, इन द सेम वे इकोनॉमिक्स में भी हम कुछ इसी तरीके की चीजें करते हैं। आई होप यू गॉट एन आइडिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसलिए इकोनॉमिक्स को हम साइंस कह सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स कई बार साइंस की तरह बिहेव करती है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड और मेजर्ड बाय ग्राफ्स एंड चार्ट्स। अब भाई साइंस में भी हम चीजों को समझने के लिए, कंपेयर करने के लिए, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझने के लिए कई बार ग्राफ्स, चार्ट्स, इन सब की हेल्प लेते हैं। ठीक उसी तरीके से इकोनॉमिक्स जब हम डील करते हैं इकोनॉमिक्स में, तो हमें भाई प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं, थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स भी देखने पड़ते हैं, सब कुछ देखना पड़ता है। तो उन थियोरेटिकल एस्पेक्ट्स को समझने के लिए डेफिनेटली हमें ग्राफ्स और चार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। इकोनॉमिक्स में डेटा भी इन्वॉल्व होता है ना, तो उस डेटा को समझने के लिए कई बार ग्राफ्स और चार्ट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। साइंस में भी ऐसा करना पड़ता है, इसलिए वन ऑफ द रीजन ये भी इकोनॉमिक्स जो है वो साइंस की तरह बिहेव करती है। अब इकोनॉमिक्स एज अ साइंस दो तरीके की हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है और नॉर्मेटिव हो सकती है। देखो इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप छोटा सा कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे गूगल पे या विकिपीडिया पे, यू आर गुड टू गो फॉर दिस टॉपिक नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। आई एम जस्ट गिविंग यू एन आइडिया, आई विल प्रोवाइड यू द नोट्स, एंड व्हेन यू गो थ्रू एनी आर्टिकल आफ्टर द लेक्चर यू आर गुड टू गो फॉर दिस टॉपिक, परफेक्टली फाइन हो इस टॉपिक में। तो थोड़ी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी, मेहनत ज्यादा नहीं है, सिर्फ ये कि अगर जब आप ये लेक्चर देख लो तो कोई भी एक आर्टिकल पढ़ लो नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स का, यू गुड टू गो अगेन। आई एम सेइंग सो दो तरीके की इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हो गई, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। कहीं भी अगर नहीं समझ में आ रहा है वीडियो को बैक करके आप वापस से समझ सकते हैं। सो दो तरीके की इकोनॉमिक्स एज अ साइंस हो गई, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव जो है इट फोकसेस ऑन लेइंग आउट द फैक्ट्स, ये फैक्ट्स पर फोकस करती है कि फैक्ट्स निकालो, ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स निकालो। इकोनॉमी में अगर ये चीजें हो रही है, मे बी इकोनॉमी डाउन जा रही है, आगे हम समझेंगे इकोनॉमी डाउन कैसे जाती है, बढ़ती कैसे, मे बी रिसेशन की स्थिति पैदा हो रही है, तो हम फैक्ट्स निकालेंगे। उस पर फोकस करती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एज अ साइंस, कि हम फैक्ट्स निकालेंगे कि ये रीजन हो सकते हैं इसके। हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप देखने की कोशिश करेंगे बिटवीन वेरिएबल्स,
जैसा कि हमने किया सप्लाई और डिमांड वगैरह में। तो ये जो है ये इकोनॉमिक्स एज अ साइंस का मतलब है। इससे ज्यादा इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में कुछ भी नहीं है। और अब सोच रहे हो कि बहुत छोटा है, नहीं, कोई भी आर्टिकल पढ़ोगे गुड टू गो। इससे ज्यादा क्या ही लिख लोगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में, ठीक है। इससे ज्यादा करोगे तो कोई फायदा नहीं है, आप खींचोगे फिर टॉपिक को। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, तो जैसा कि मैंने कहा कि भाई मेथोडोलॉजी से तो हमने यहां पर डील कर लिया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस में। नाउ उन मेथोडोलॉजीज को अप्लाई कैसे किया जाए, यानी कि हाउ यू आर एक्चुअली गोना अप्लाई द मेथड्स दैट यू हैव डिस्कस्ड हियर, वो हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट में। दैट इज द एप्लीकेशन पार्ट, कि किस तरीके से यूज किया जाए या उन मेथड्स को अप्लाई किया जाए स्किलफुल तरीके से। सो वो चीजें हम यहां पर डील करते हैं। सो इट बेसिकली प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है ये कहीं ना कहीं, और इट ड्वेल्स ऑन, किस बात पर ये फोकस करता है, ड्वेल करता है ऑन द मीन्स ऑफ एक्सप्रेशन, कि भाई एक्सप्रेशन क्या है, एक्सप्रेस कैसे किया जा रहा है चीजों को। और आई कैन से एप्लीकेशन विद स्किल्स, कि कितने स्किलफुल तरीके से आप अप्लाई कर रहे हो उन मेथड्स को जिनके बारे में थियोरेटिकली आपने पढ़ा, ठीक है, अभी तक। So economics require a great deal of imagination. You need to understand this. Economics में इकोनॉमिस्ट को ग्रेट डील इमेजिनेशन की बहुत जरूरत होती है, हाइपोथेटिकल सोचना पड़ता है। बट इट डजंट मीन कि आप इस तरीके से हाइपोथेटिकल सोच रहे हो कि आप रियलिटी से एकदम बाहर हो। रियलिटी का ध्यान रख के आपको इमेजिनेशन के तौर पर काम कर, इमेजिनेशन का बहुत 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 यूज करना होता है। सो इकोनॉमिक्स रिक्वायर्स अ ग्रेट डील ऑफ इमेजिनेशन। कई चीजें सोच के आगे बढ़ना पड़ता है, कई चीजें सोच के आपको स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आगे हम इन चीजों से रिलेटेड एग्जांपल्स देखेंगे कि कब ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा कि जहां पर आपको इमेजिनेशन की जरूरत पड़े, कि आपको अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इस तरीके से डिसाइड करना है कि कल को अगर इकोनॉमी डाउन भी जाए तो प्रोडक्ट के प्राइस को बेसिकली हम इतना फ्लक्चुएट करके रखें, या इस तरीके का प्राइस डिसाइड करके रखें कि इवन इफ एनी कंटिंजेंसी अराइजेस इन द फ्यूचर, लोग उस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर पाए, यूज कर पाए, उसको खरीद पाए। तो ये आप सोच के चल रहे हो ना, इमेजिनेशन लेके चल रहे हो कि क्या हो अगर ऐसा हो, क्या हो अगर रिसेशन आ जाए तो मेरा प्रोडक्ट लोग यूज करेंगे कि नहीं। सो दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी बेसिक एग्जांपल। आगे हम कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं। अभी मैं कॉम्प्लेक्स एग्जांपल नहीं देना चाहता क्योंकि आई डोंट वांट टू confuse you right now. So economics require a great deal of imagination. You need to understand this. So इकोनॉमिक्स का नेचर आपने समझा कि भाई इकोनॉमिक्स जो है ये साइंस की तरह भी बिहेव करती है और आर्ट की तरह भी बिहेव करती है। आई होप आपने ये लेक्चर अच्छी तरीके से समझा होगा। एक नेक्स्ट वीडियो के साथ पार्ट 3 में मिलेंगे, और जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ रहे हैं, लेक्चर्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। लेक्चर्स को मिस जो है वो आप बिल्कुल मत कीजिए। कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मुझे फीडबैक दे सकते हैं मेल पे जाके, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड नाइट।